नमस्कार। आज बात करेंगे ज़ैद हामिद की, यानी कि गज़वा हिंद के उस सेल्फ प्रोक्लेम्ड यानी कि स्वयंभू चैंपियन की, जो कि ये बोलता है कि वो भारत पर कब्ज़ा करेगा, भारत पर हमला करेगा और भारत पर कब्ज़ा करेगा और सारे हिंदुओं को मुसलमान बना देगा। अगर नहीं बने तो उनको सबको अपना गुलाम बना लेगा। ज़ैद हामिद, ये लाल टोपी के नाम से मशहूर आदमी, आप इसे जानते होंगे। ये कई बार पाकिस्तान के टीवी पर जहर उगलता दिखता है, लेकिन क्या है इसकी असलियत? इसका इसके पिता बिहार से गए थे, इंडिया के बिहार से, और ज़ाहिर है ये कई बार बोल चुका है इंडियंस आर डॉग्स। तो इसके पिता बिहार से इंडिया से ही गए थे। इसकी मदर कश्मीरी थी, इसकी माता कश्मीरी थी, और ये खुद अपने आप को क्लेम करता है कि ये अफ़गानिस्तान की वॉर में लड़ चुका है। ये जो ज़ैद हामिद है, ये गज़वा हिंद की जो बात करता है, गज़वा मतलब युद्ध और हिंद मतलब भारत पर युद्ध। ये गज़वा हिंद की बात करता है क्योंकि ये गज़वा हिंद का जो कॉन्सेप्ट है ये पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है, और इसी पॉपुलर कॉन्सेप्ट से इसने वहाँ पाकिस्तान में अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई है। अरबों रुपए की संपत्ति बना करके, अरबों डॉलर की संपत्ति बना करके ये अब विदेश, देश विदेश की यात्राएं कर रहा है और सारी सुविधाओं में इसका परिवार जी रहा है। और साथ साथ ये पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना रहा है कि मैं गज़वा हिंद करूंगा और मुझे सपोर्ट किया जाए। ऐसे गज़वा हिंद की बात करने वाले पाकिस्तान में इससे पहले भी बहुत आए। एक स्वात वैली का एक फजलुल्लाह नाम का एक बहुत बाहुबली, यानी कि हथियारबंद बाहुबली, यानी कि वॉर लॉर्ड था, जिसने गज़वा हिंद की बात तो की थी, लेकिन उसने पैसा लेकर के, हथियार लेकर के पाकिस्तानियों को ही मारना शुरू कर दिया, और पाकिस्तानी उसके बाद उससे पाकिस्तानियों को उससे पल्ला छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो गया। साथ में 2014 में अल-कायदा के जो सुप्रीम बॉस हुआ करता था उस समय, आयमन अल ज़वाहिरी, उसने भी अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, गज़वा हिंद की बात की। लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान की नेवी की ही एक शिप पीएनएस जुल्फ़िकार पर कब्ज़ा करने की साजिश रची, और पूरा वहाँ तक पहुँच गए उसके लड़ाके, जुल्फ़िकार पे अंदर घुस गए, खून खराबा हुआ, लेकिन जुल्फ़िकार कैप्चर नहीं हो पाया। इनफैक्ट बाद में उसने बोला भी कि मैं जुल्फ़िकार पे कैप्चर करना चाहता था क्योंकि मैं इंडिया पे अटैक कर रहा था। एक शिप से इंडिया पे अटैक करने की बात की थी। खैर, हमारा जो मुद्दा वो ये है कि ये ज़ैद हामिद है कौन। ये ज़ैद हामिद जो है वो एक दो मुँहा सांप है। ये इस्लाम का भी सगा नहीं। इसका इसके इसके ये अभी 2015 में सऊदी अरब गया था, एक रिलीजियस ट्रिप पे अपनी बीवी के, अपनी पत्नी के साथ गया था। वहाँ जाके सऊदी अरब सरकार के ख़िलाफ़ इसने बोला, और बोला क्या, इसने बोला कि राजशाही यानी कि किंगशिप जो है वो अन इस्लामिक है, यानी कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है राजशाही। इस बात पर इस ज़ैद हामिद को अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया, और जेल में डालने के बाद इसे 3 महीने बाद छोड़ा गया। इसको सज़ा थी 8 साल की, और साथ में 1000 कोड़े मारने के आदेश थे। उस आदेश में 50 कोड़े हर हफ्ते मारने का आदेश था। मतलब 3 महीने में, 1 महीने में 200 कोड़े हुए, और 3 महीने में 600 कोड़े मारे गए। इसे वहाँ से बचाया किसने? इसने खुद बोला अपने एक इंटरव्यू में 2020 में कि इसे पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने और डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर ने वहाँ से सऊदी अरब की जेल से छुड़वाया। उन्होंने इसको सपोर्ट किया। हाँ, हालांकि इस पर पहले भी इल्ज़ाम लगते रहे कि आईएसआई का पिट्ठू है और पाकिस्तानी आर्मी का पिट्ठू, और क्यों नहीं, क्योंकि ये आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी का वो जो इस्लाम का भड़काने का काम, और इस्लाम के नाम पर उगाही का काम, और इस्लाम के नाम पर लोगों को इंडिया के ख़िलाफ़ भड़काने का काम, जिससे कि उगाही होती रहे, पैसा आता रहे, वो काम ये बखूबी कर रहा था। इशारों पे कर रहा था पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के। इसने खुद कई बार माना कि मेरे को आईएसआई से मेरे अच्छे लिंक्स हैं। वैसे भी ये गया था, इसने खुद का कहना है कि ये अफ़गानिस्तान की लड़ाई लड़ा था, और अफ़गानिस्तान की लड़ाई में
आईएसआई और आर्मी के साथ ये टच में था। अब जहाँ तक बात कि क्या सिचुएशन थी इसकी, इसको वहाँ से छोड़ा क्यों गया सऊदी अरब से? सऊदी अरब से इसलिए छोड़ा गया जो इसने खुद बताया कि मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला। किस चीज़ में एविडेंस नहीं मिला? वो जो इसका बयान था कि राजशाही इस्लाम के खिलाफ है, उस बयान को साइड कर दिया गया। उसके बाद इसने खुद बताया कि इसके ऊपर ईरान के लिए स्पाई करने के लिए, ईरान के लिए जासूसी करने का आरोप था, जिसमें कोई प्रूफ नहीं मिला। उसके बाद इसने खुद बोला कि इसको रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ, इंडिया की एक्सटर्नल एजेंसी ने अरेस्ट करवाया था। खैर, सऊदी अरेबिया है वो भूलता नहीं है कि क्या हुआ है, और उसकी अपनी इन्वेस्टिगेशन भी होती है। 3 महीने जेल में रखने का कोई कारण रहा होगा, ऐसे 3 महीने में नहीं रखा। जब आर्मी चीफ राहील शरीफ को घुसना पड़ा तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा, और उसके बाद से सऊदी अरेबिया के खिलाफ इस जैद हामिद ने आज तक कुछ नहीं बोला है। और जो खबरें हैं उसके हिसाब से आज तक ये दोबारा सऊदी अरेबिया गया भी नहीं है, क्योंकि वहाँ सबको पता है और वो इसे उठाकर फिर से जेल में डाल देंगे। वो जो 200 कोड़े लगे 1 महीने में और 3 महीने तक वहाँ रहा, तो 3 महीने के अक्टूबर में छूटा ये, तो वो 600 के आसपास जो कोड़े लगे, जो जहाँ लगे, उसका दर्द आज तक होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और वहाँ पर सऊदी अरेबिया ने भी बता दिया होगा कि ये कोड़े जो बाकी के हैं और बाकी का जो जेल है ये दोबारा किया जाएगा अगर दोबारा कुछ बोला तो इसलिए अब ये सऊदी अरब से बचकर ही रहते हैं साहब। बहुत ही समझदार हैं, पता है जिसने एक बार कूट लिया, जिसने एक बार पीट लिया तो उसके बाद दोबारा नहीं बोलना। बहरहाल, ये आदमी है कौन? ये आदमी वो है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर चुका है पहले। इसी का अपना एक एम्प्लॉई जिसका नाम था इमाद खालिद, उसने 2013 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया कि जैद हामिद ने उस समय के आर्मी चीफ अशफाक परवेज़ कयानी की हत्या की साजिश रची। ये महज एक क्लेम नहीं था। इस आदमी खालिद ने कुछ ईमेल्स दिखाई जो इसने हामिद ने भेजी थी, जैद हामिद ने यानी कि लाल टोपी ने भेजी थी कुछ आर्मी के ऑफिसर्स को, और उसमें लिखा था कि हिट लिस्ट पे ये लोग हैं, इनको मरवाना है। इस हिट लिस्ट में और कौन कौन थे? इस हिट लिस्ट में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी, पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, और मीडिया इंडस्ट्री के कुछ लोग और जुडिशरी के कुछ लोग भी शामिल थे, जिनको मरवाने के लिए इसने बोला था। ये आदमी अपने आप को पाकिस्तान की एक थिंक टैंक ब्रास ट्रैक्स का चीफ मानता है, चीफ बताता है, सरबराह बोलता है। और वो ये जो थिंक टैंक है ये भी समाज में नफ़रत फैलाने का ही काम करती है। इस पूरे गेम में ये जो समाज में नफ़रत फैलाने का काम है, इसमें ये अकेला नहीं है, इसके साथ पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ये काम पाकिस्तानी आर्मी का ही कर रहा है, इंडिया के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का, इस्लाम के नाम पर नफ़रत फैलाने का, ग़ज़वा हिंद का। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी कतई इसको अपनाना नहीं चाहती। द रीज़न बीइंग कि अगर इसको अपना लेगी और ग़ज़वा हिंद फ़िलासफ़ी को पाकिस्तानी आर्मी ने बोल दिया तो इतने इंटरनेशनल सैंक्शंस और प्रेशर आ जाएंगे कि अभी भी कि इस समय कुछ खाने के लिए नहीं है, बाद में तो क्या होगा, बाद में तो कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। इसलिए पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई इससे डिस्टेंस ही मेंटेन करते हैं। एक तरीके से पाला हुआ है कि तू हमारी तरफ से भौंकता रहे, कोई टेंशन नहीं है, जब पैसे की ज़रूरत हो हम दे देंगे। एक आदमी जिसको नौकरी नहीं थी और वो उसके पास पैसे की किल्लत थी, वो अफ़गानिस्तान वॉर में लड़ने गया था, वो आज देश विदेश घूम रहा है, करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है और सारी सुविधाएं में उसकी फैमिली, उसके परिवार रह रहा है। तो इसी नफ़रत फैलाने के बल पर इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक और ऐसा क्लरिक था, यानी कि एक और ऐसा मौलाना था जिसका नाम था यूसुफ कज़्ज़ाब। इसका नाम यूसुफ कज़्ज़ाब था। कज़्ज़ाब का अरबी में मतलब होता है बहुत बड़ा झूठा, KAZZAB। ये कसाब वाला कसाब नहीं है जो हमारे यहाँ अजमल कसाब आया था, वो वाला कसाब नहीं है। उस वाले कसाब का मतलब होता है कसाई। ये यूसुफ कज़्ज़ाब है जिसने अपने आप को प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, यानी कि मसीहा डिक्लेयर किया था, यानी कि
पैगंबर डिक्लेयर किया था, यहीं पे उसने इस्लाम के ख़िलाफ़ काम किया था। और इस्लाम में लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब ही थे, उनके बाद कोई और नहीं हो सकता। लेकिन इस यूसुफ कज़ाब ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी इस्लाम के लिए, गज़वाए हिंद के लिए, और उसमें अपने आप को मसीहा यानी कि पैगंबर डिक्लेयर किया था। तो उसके खिलाफ़ केस डाल दिया गया, यूसुफ कज़ाब के ख़िलाफ़, और केस में उसके ब्लास्फेमी का केस डाला गया और सज़ाए मौत होनी थी। लेकिन उससे पहले ही जेल में ही इसको एक और कैदी ने मार दिया, और वो कैदी मुसलमान था, कोई और किसी और धर्म का नहीं था, वो मुसलमान ही था, क्योंकि इसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम किया था। ये हामिद यानी कि लाल टोपी, ये लाल टोपी भी उसको मसीहा बताता था और उसको मसीहा प्रोपोगेट करता था, दुनिया को बताता था कि ये पैगंबर है, अगला पैगंबर है। यानी कि ये भी इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करता था। जो ये बताता था कि ये गज़वा हिंद करेगा, वो प्रॉफेट मोहम्मद को बताता था कि प्रॉफेट मोहम्मद ने बोला हम करेंगे, लेकिन अगला पैगंबर यानी कि यूसुफ कज़्ज़ाब करेगा। इसके खिलाफ होता ये था कि इस पे भी चार्जेस लगने चाहिए थे। जब कज़्ज़ाब का मर्डर हो गया तो कज़्ज़ाब की डेड बॉडी को दफनाने वाले कुछ चंद लोगों में से एक ये भी था, और इसको अबू बकर का टाइटल दिया था उस यूसुफ कज़्ज़ाब ने, और अपना खास मानता था, और कभी कभी इसको सिद्दीक़ अकबर भी बोलता था। ये उस कज़्ज़ाब का खास हुआ करता था और सबसे करीबी एलाई था, उसका सबसे करीबी दोस्त था। और दोनों की फ़िलॉसफी ये थी कि हम भारत में एक वॉर करेंगे भारत के ऊपर, और भारत में सबको मुसलमान बनाएंगे। लेकिन हामिद की बदकिस्मती कि ये कराची में पहले इसकी लड़ाई हो गई, एक वहाँ के क्लरिक थे यानी कि मौलाना थे, जिनका नाम था सईद जलालपुरी। और सईद जलालपुरी ने इसके ख़िलाफ़ बहुत बोला कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी हमारे पैगंबर के ख़िलाफ़ बोलता है। तो क्योंकि बड़े लोगों का साथ इसके साथ था, बड़े लोगों का समर्थन आशीर्वाद प्राप्त था, तो जलालपुरी का मर्डर हो गया, मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मर्डर हो गया, और हामिद के ऊपर उंगलियां उठी, हामिद के ऊपर इसके ये बोला गया कि इसने मर्डर कराया है। लेकिन कितने दिन तक चलता ये काम। इसकी एक और मौलाना से लड़ाई हुई जिसका नाम बिनौरिया था, और अब की बार वो बिनौरिया मौलाना बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो ये ज़ैद हामिद यानी कि लाल टोपी को अंडरग्राउंड होने पड़ा, और अंडरग्राउंड होके ये अपना काम चलाना पड़ा। कई साल पाकिस्तान में छुपी हुई ज़िंदगी, मतलब चूहे की तरह बिल में रहने के बाद बाहर निकला, तब तक फ़िज़ा पलट चुकी थी और अपनी आर्मी और आईएसआई का हाथ सिर पे था। तो ये फिर निकल के फिर अपना जहर उगलना शुरू हो गया। तो इसने फिर से वही गज़वा हिंद के नाम पे शुरू कर दिया प्रोपगेशन कि मैं करूँगा और मैं गज़वा हिंद बनाऊँगा और इंडिया को हराऊँगा। ऐसी चीज़ों से फ़ायदा किसे हुआ? फ़ायदा हुआ सीधे सीधे लाल टोपी के, जिसके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी आ गई और विदेश आना जाना शुरू हो गया। जिसके पास कार नहीं हुआ करती थी, वो अब जाता था बाय एयर, और वो सऊदी अरब में भी जाकर प्रोपोगेट करता था। हालांकि सऊदी अरब में जाना थोड़ा भारी ज़रूर पड़ा, कई कोड़े पड़े, लेकिन क्या करें भाई, उधर जा कर के बोलोगे तो वो तो मारेंगे ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है। वो लोग तो कानून के बड़े पाबंद हैं और वो किसी की परवाह नहीं करते हैं। ये ज़ैद हामिद, ये इसके असली मकसद क्या है? असली मकसद ये है कि लोगों को उस गज़वाए हिंद के नाम पे भड़काइए, और उस पे जो चंदा आता है उससे अपनी प्रॉपर्टी बनाइए। गरीब लोगों को भड़काओ कि इंडिया पे हमला करें। इस ज़ैद हामिद यानी कि लाल टोपी के जो मुंह से जहर उगलता है, उसको पाकिस्तान में अच्छी फ़ैन फॉलोइंग मिल गई, और फ़ैन फॉलोइंग से ये आदमी ओवरनाइट हीरो बना, और हीरो बन के टीवी पर बैठना शुरू हो गया। और इसने इसकी भाषा जो है और भी ख़राब है। इंडियंस के ख़िलाफ़ जो कुछ बोलता है, जो कुछ उगलता है, उसमें तो ये बिल्कुल बदनाम हो चुका है। अब तो इसको पाकिस्तान में भी लोग पसंद नहीं करते। हालांकि पाकिस्तानियों ने वो भुला दिया कि पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ इसने क्या काम किया था, लेकिन फिर भी कई पाकिस्तान में लोग हैं जो इसे पसंद नहीं करते।
बहरहाल असलियत ये कि ये लाल टोपी किसी का सगा नहीं, ये अपने पैगंबर के ख़िलाफ़ काम कर सकता है। जिस पैगंबर के नाम पर ये कमा रहा है तो ये और किसका सगा होगा। इसी के साथ ये असलियत हमने आपको बताई इस लाल टोपी की। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कोई और डिटेल्स इस पर, तो नीचे कमेंट करके बताएं क्या और क्या डिटेल्स आप करना चाहते हैं, या किसी और आदमी के बारे में असलियत सुनना चाहते हैं तो भी आप कमेंट पर लिखें, हम ज़रूर बताएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।